हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स में हमारी यूनिट चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स और आज हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डी ब्रॉगली है ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मैटर वेव के कॉन्सेप्ट को दिया था और ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था 1924 में। और 1924 से पहले एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका था कि लाइट के दो नेचर होते हैं, यानी कि लाइट वेव नेचर को भी शो करती है, लाइट पार्टिकल नेचर को भी शो करती है। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें तो आप लोग जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये वो फिनोमिना है जो कि लाइट के वेव नेचर को शो करती हैं। उसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल की बात करूं जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसको हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़ा है, उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट जिसको हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये वो फिनोमिना है जो कि लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट था मैटर वेव का, इस कॉन्सेप्ट के आने से पहले ये बात क्लियर हो चुकी थी कि लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब ध्यान देते हैं कि यहां पर डी ब्रॉगली ने क्या कॉन्सेप्ट दिया। ध्यान दीजिएगा, देखिए इन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से लाइट वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को शो करती है, सिमिलर तरीके से जितने भी मूविंग पार्टिकल होंगे, ध्यान दीजिएगा, जितने भी मूविंग पार्टिकल होंगे वो भी वेव नेचर को शो करेंगे। कहने का मतलब ये है जितने भी मूविंग पार्टिकल होते हैं उनके साथ में वेव एसोसिएटेड होती है। ये कॉन्सेप्ट था डी ब्रॉगली का। तो ध्यान दीजिए, इनके कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। देखिए ये कॉन्सेप्ट है कि जितने भी मूविंग पार्टिकल होंगे उनके साथ में वेव एसोसिएटेड होगी और मूविंग पार्टिकल के साथ में जो वेव एसोसिएटेड होती है उसको कहा जाता है मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हाइपोथेसिस क्यों कहा जा रहा है ये भी समझना जरूरी है। देखिए हाइपोथेसिस मतलब एक तरह से परिकल्पना है। कहने का मतलब ये, इन्होंने जो ये हाइपोथेसिस दिया, ये कॉन्सेप्ट दिया, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था जो इसको सपोर्ट करे। यानी कि इट इज ओनली ए कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। और जिस समय इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया उस समय ये पीएचडी कर रहे थे और पीएचडी में जैसा कि आप जानते भी होंगे पीएचडी में थीसिस सबमिट करनी होती है और इनके जो थीसिस थी उस थीसिस का टॉपिक यही था एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी उस समय किसी भी प्रोफेसर या साइंटिस्ट के लिए यह मानना बड़ा मुश्किल था कि जितने भी मूविंग पार्टिकल है उनके साथ में वेव एसोसिएटेड होगी। क्यों? क्योंकि इसका इन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। लेकिन फिर भी बहुत सारे साइंटिस्ट और प्रोफेसर ऐसे थे जिनको लगता था कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च स्टार्ट की और सबसे पहले दो साइंटिस्ट आते हैं, डेविसन एंड जर्मर। ये दोनों वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि मूविंग पार्टिकल के साथ में वेव क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। तो जब डेविसन एंड जर्मर ने इसको प्रूव किया उसके बाद डेविसन को भी, जर्मर को भी और डी ब्रॉगली को भी, तीनों को नोबेल प्राइज मिला था इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है ना। और इन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट दिया तो एक नई टाइप की वेव हमें मिली, मैटर वेव्स, जिसको हम डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्या है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ध्यान दीजिए, तो देखिए मूविंग पार्टिकल की बात हो रही है, तो मूविंग पार्टिकल है, मान लेते हैं कि जो मूविंग पार्टिकल है उसका मास कितना है, एम है। कितना मास है, एम। तो इफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम हैज ए मोमेंटम, अब सीधी सी बात है अगर पार्टिकल एम है और वो मोशन में है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा, है ना। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब क्योंकि पार्टिकल मोशन में है और इन्होंने कहा है कि उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी, तो अगर वेव एसोसिएटेड है तो वेव की कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी, जिसको हमने यहां पर क्या लिया, लैम्डा। तो लैम्डा इज द वेवलेंथ और वेव एसोसिएटेड विद इट। देन अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, तो यहां पर देखिए एक रिलेशन है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो यहां पर एच क्या है, एच आप लोग पहले से जानते हैं, हम लेक्चर नंबर 1 और 2 में इसका यूज कर चुके हैं, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट।
h है हमारा यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। उसके बाद p तो आपको मालूम है क्या है, मोमेंटम है। और अगर मैं इस लैम्डा की बात करूं तो लैम्डा वेवलेंथ है, और इसको थोड़ा सा क्लियरली अगर हम मेंशन करें तो इस वेवलेंथ को कहा जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और यहां पर जो p है, p क्या है, p है मोमेंटम, p क्या है, मोमेंटम है। और मोमेंटम का फॉर्मूला ऑलरेडी सभी स्टूडेंट पहले से जानते होंगे, मोमेंटम हमारा होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला है। वेयर यहां पर जो m है, m क्या होगा, m होगा आपके पास मास ऑफ पार्टिकल, और v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल या मूविंग पार्टिकल, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या मूविंग पार्टिकल, क्योंकि यहां पर पार्टिकल हमारा मूविंग है, ठीक है ना। तो ये था डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो हमारा फॉर्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, ये फॉर्मूला फोटोन के लिए भी वैलिड है, क्योंकि फोटोन इज ऑल्सो अ पार्टिकल, है ना। फोटोन को भी हम क्या मानते हैं, पार्टिकल मानते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फोटोन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फाइंड आउट करते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे पहले कई बार पूछा जा चुका है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करनी है फोटोन की। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जो फोटोन है वो अगर मूविंग है, फोटोन क्या है, मोशन में है, तो उसके साथ क्या होगी, हमेशा वेव एसोसिएटेड होगी। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जितने भी मूविंग पार्टिकल होते हैं उनके साथ में क्या होगी, वेव एसोसिएटेड होगी। अब यहां पर इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, देखिए कैसे आएगा। हालांकि यही फॉर्मूला है, कुछ डिफरेंस नहीं है, यही आएगा वापस। देखिए कैसे ना, अकॉर्डिंग टू, ध्यान दीजिएगा यहां पर, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन हम पढ़ चुके हैं, है ना। प्लैंक थ्योरी ऑफ रेडिएशन को हम पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ध्यान दीजिएगा, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन हम पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो फोटोन के पास जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा। तो फोटोन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है इक्वल टू एच न्यू। यहां पर ये न्यू है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और हमारे पास एक और रिलेशन होती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक और बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, और उन्होंने एक मास एनर्जी रिलेशन को दिया था। और वो मास एनर्जी रिलेशन क्या है उसको मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, और ये रिलेशन मुझे लगता है सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते भी होंगे पहले से ही। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, जो फोटोन की एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू mc स्क्वायर, इक्वल टू mc स्क्वायर। और इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 2, mc स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हमारे पास E है, ये क्या है, एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेयर वेयर जो E है वो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये फोटोन की एनर्जी। अब जरा ध्यान देंगे, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखूं तो ये भी फोटोन की एनर्जी है, ये भी फोटोन की एनर्जी है, तो बोथ आर इक्विवेलेंट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां पर इक्वल टू एच न्यू है, इक्वल टू कितना है, एच न्यू। तो ध्यान दीजिएगा जरा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एच न्यू, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी का सिंबल, ये वी नहीं है, न्यू है, ठीक है ना, इक्वल टू में एमसी स्क्वायर, एमसी स्क्वायर।
और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा न्यू का, और ये आप जानते हैं पहले से ही, न्यू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। न्यू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, किसका, न्यू का। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट और लेमडा आप जानते हैं वेवलेंथ है, क्या है, वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, इसका मैंने यहां पर यूज किया। अब जरा ध्यान दो, यहां पर एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हमें यहां से लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इधर जाएगा, एमसी नीचे आ जाएगा, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी एच अपॉन एम इंटू सी, एम इंटू सी। बोलो बात समझ में आई। तो देखो अगर आप ध्यान दो, ये फॉर्मूला पहले वाला ही आ गया, एच अपॉन एम सी, एच अपॉन एम सी, है ना। तो यहां पर पार्टिकल की बात हो रही थी, तो यहां पर देखिए पी क्या है, एम वी है। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, एम इंटू वी। तो अगर आप यहां पर ध्यान दें, यहां पर क्योंकि पार्टिकल की बात हो रही थी, तो पार्टिकल कोई भी हो सकता है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी वी, यहां पर फोटोन की बात हो रही है, एंड फोटोन की जो वेलोसिटी होती है वो इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, तो यहां पर लाइट की वेलोसिटी आ गई। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करने के लिए आ जाए फोटोन की, तो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे पहले जो हमने ये पढ़ चुके हैं, इट इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। यहां पर पी की जगह एमवी पुट कर सकते हैं आप। चलिए, तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें पता चल गए। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, उनको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या क्या है। हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे। देखो, हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, वी नो दैट, सभी स्टूडेंट को मालूम होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो वी नो दैट, है ना, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अब यहाँ पर मैं यूज करने जा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर कैपिटल ई से, इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल ई, इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को जानते हैं पहले से ही। तो यहाँ पर ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। हमें क्या करना, वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मोमेंटम आ रहा है, और आप मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम मोमेंटम की जगह पर काइनेटिक एनर्जी जो भी आएगी उसको पुट कर देंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देना जरा यहाँ पे कैसे होगा। देखो, ये काइनेटिक एनर्जी है, राइट साइड में mv स्क्वायर लिखा है, मैं इसको मोमेंटम में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो कैसे, कई तरीके कन्वर्ट करने के। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इक्वल टू 1/2, मैं इसको m से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। अगर मैं m से इसको मल्टीप्लाई करूं तो m स्क्वायर हो जाएगा, और m से इसको डिवाइड भी कर देता हूं, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई, मैंने m से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, देखिए कैसे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/2m, और यहां पर mv का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो इसके बाद mv की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं मोमेंटम मतलब p, क्योंकि हम मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2m इंटू में p स्क्वायर, एंड p क्या है, मोमेंटम है। अब मुझे यहां से मोमेंटम को फाइंड करना है। देखिए मोमेंटम कितना आएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 2me, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां से अगर मैं स्क्वायर को हटा दूं तो इधर लगेगा √2me। तो हमने मोमेंटम को फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते भी आ रहे हैं। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ध्यान दीजिएगा जरा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पहले से मालूम है। क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, h अपॉन p, h अपॉन p। यहां पर p की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहां से हमें लैम्डा मिल जाएगा, और लैम्डा क्या हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट में 2me, 2me। और यही हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। देखिए 3 फार्मूले हो चुके हैं हमारे पास। ये हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी,
इससे पहले ये हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी इसकी फोटोन की, है ना, और इससे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी हमारी जनरल पार्टिकल की। तो 3 फॉर्मूले हम यहां पर देख चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे ना, एक और फॉर्मूला आएगा। अब हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये कैसे करेंगे? अच्छा, यहां पर इस चीज का ध्यान रखना कि ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। चाहे तो आप यहां पर कहीं पर मेंशन करके लिख भी सकते हैं कि ये ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी होता है और आप पहले से जानते भी होंगे। वी नो दैट अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखूं तो क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 के टी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, छोटी क्लासेस में बहुत बार इसको पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू के इंटू टी। और यहां पर जो ये टी है ये है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। मैं यहां पर टी को मेंशन कर देता हूं। टी क्या है? यहां पर जो टी है ये आपका होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट इन सब की वैल्यू भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में लिखा दूंगा। सारी वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, सब एक साथ लिखवा दूंगा आपको और सब आपको याद भी करनी है। तो दिस इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब यहां पर अब जरा ध्यान देंगे, हमें बोल्ट्जमान कांस्टेंट है के और टी क्या है? टेम्परेचर है। टी क्या है? चलिए टी को भी लिख देता हूं। टी इज द टेम्परेचर। टी इज द टेम्परेचर। टी हमारे पास यहां पर टेम्परेचर है। और अगर मैं ई की बात करूं, चलिए ई को मेंशन कर देता हूं। ई हमारे पास है यहां पर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, बोलो बात समझ में आ रही है? अब यहां से हमें रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा और अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने आप कर सकते हैं। देखिए अब यहां से हमें क्या करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लिखना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैं यहां पर लिखूंगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ध्यान दीजिएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा। कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। ये रहा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में 2m e, और ई हमें पता है 3/2 kT पुट कर देंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू एम, और ई कितना है हमारे पास? इंटू में 3/2 kT। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल होगा। और कैंसिल आउट होने के बाद लैम्डा की वैल्यू मिलेगी हमारे पास h अपॉन अंडर रूट में 3m k और t। और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। कब यूज करेंगे, है ना, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। देखिए यहां पर हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे तो अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। तो आपको जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला आ गया वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। आगे चलते हैं और अभी यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम वेवलेंथ का फाइंड करेंगे और ये फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो अगर हमारे पास कोई मूविंग पार्टिकल है जिसके पास चार्ज Q है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, यानी कि चार्ज पार्टिकल मोशन में है अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस V, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? तो सीधी सी बात है, पार्टिकल, देखिए ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल चाहे चार्ज हो या न्यूट्रल हो सबके साथ में वेव एसोसिएटेड होगी। तो यहां पर हमें वेवलेंथ निकालनी है चार्ज पार्टिकल की। तो कैसे निकालेंगे इसके लिए जरा ध्यान दीजिए। अगेन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। वी नो दैट देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला होता है? इक्वल टू देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला आएगा Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये एक्चुअल में वर्क डन का फॉर्मूला भी यही होता है, Q इंटू वी। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर पहले मैं लिख देता हूं कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है। वेयर यहां पर जो E है ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है?
काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद और आगे चलें, क्यू क्या है? क्यू तो आपको मालूम ही है, चार्ज है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी है। तो मुझे लगता है आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कौन सा फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे? काइनेटिक एनर्जी वाला। और काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में 3, एक मिनट, अंडर रूट में हमारे पास आएगा 2m ई। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ध्यान दें जरा। तो यहां पर अगर मैं ई की वैल्यू को पुट कर दूं तो मेरे पास जो लैम्डा का फॉर्मूला आएगा, दिस इज एच अपॉन अंडर रूट में 2m/q_v आ जाएगा, अंडर रूट में 2m/q_v। और यही हमारा चार्ज और पोटेंशियल टर्म की फॉर्म में एक और नया फॉर्मूला आ गया वेवलेंथ का। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में चार्ज दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें। अब अच्छा, ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ये जनरल है, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल हो ये सब में एप्लीकेबल होगा, सब में क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो इलेक्ट्रॉन हो तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो हम इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे? आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम है, चार्ज भी आपको मालूम है। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज को पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला और सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे होगा? आगे चलते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारा जो लास्ट फॉर्मूला यहां से आएगा वो आएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। यानी कि फॉर्मूला तो यही है, बस इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास हम पुट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम है, और अगर मालूम नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, और मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को ये याद रहता है। यहां पर मैंने लिखे हुए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ की पावर -31, 9.1 इंटू 10 रेज़ की पावर -31। देखिए वैसे जनरली न्यूमेरिकल में ये सारी वैल्यूज गिवन होती है, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो और अच्छा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ की पावर -31 किलोग्राम। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गया, आगे क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है, देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम वैसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर -19 कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अगर हम ये वैल्यूज को पुट कर दें, नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए कितनी होगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की? फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में, देखिए फॉर्मूला हमारे पास था अंडर रूट में 2m/q_v। और अगर मैं यहां पर m की वैल्यू और q कितना है? q तो यही हमारे पास e के बराबर। q की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या आएगा? h की वैल्यू, देखो h की वैल्यू मैंने यहां पर लिखी है प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 रेज़ की पावर -34। तो 6.63 इंटू 10 रेज़ की पावर -34। अब यहां पर एक कंफ्यूजन और मैं क्लियर कर देता हूं। ये जो वैल्यू है कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है 6.62, कुछ के अंदर लिखा होता है 6.63, और कुछ के अंदर लिखा होता है 6.626। तो आप यहां पर ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? और कभी कभी थोड़ा सा वेरिएशन भी आ जाता है आंसर में, अगर आप अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा बहुत माइनर सा वेरिएशन आएगा आपके आंसर में। चलिए ये तो एच की वैल्यू है। एच इसको डिवाइड करना है हमें अंडर रूट में, ध्यान दीजिएगा अंडर रूट में 2, मास कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19।
और इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर आप यहां पर कैलकुलेटर की हेल्प से, ध्यान दीजिएगा, अगर आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से समझिए। ये जो नीचे लिखा है इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, उसका अंडर रूट ले लीजिए, भी ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट आप ले लेंगे, और ऊपर जो नंबर लिखा है उसको आप डिवाइड कर देंगे नीचे डिनोमिनेटर से। तो आपको यहाँ पर जो फाइनली फॉर्मूला मिलेगा लैम्डा का, वो मिलेगा 12.28। अब ये भी थोड़ा सा सभी जगह पर वेरी करेगी वैल्यू, 12.28 अपॉन अंडर रूट में v। अब ये कहीं पर 12.27 रहेगा, कहीं पर 12.28 रहेगा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इसको अगर डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन कम करनी होगी। यानी कि अगर न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और आपको इलेक्ट्रॉन की अगर वेवलेंथ फाइंड करनी है तो आप इस फॉर्मूले को यूज ना करके डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। केवल आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया वेवलेंथ का, और यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज लिखी है कांस्टेंट की, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद करना है ना। वैसे नहीं भी याद करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जनरली गिवन होती है ना। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर ही होते हैं। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट के, देखिए बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻³ जूल पर केल्विन। तो ये डेटा है, कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारे पास आ गया, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है फॉर एन इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करनी है। किसके लिए कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करनी है, जिसकी एनर्जी है v इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ये एनर्जी किस तरीके से दी गई है। एनर्जी v इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चलिए समझते हैं इस बात को। मतलब एक तरह से आप देखें तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है ये एक्चुअल में यूनिट है। क्या है, यूनिट है। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो ये आपको याद रखना है। बोलो बात समझ में आ रही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये वही है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। चलिए अब देखो, अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर क्या लिखा है, v इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होगा, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। भाई जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर है तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होगा। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है उसको जरा ध्यान से देखो। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो एनर्जी है वो कितनी है, v इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। v इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको यहां पर गिवन है। तो आप क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो। इसका मतलब ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जो कि हमें गिवन है। तो हमें E इक्वल टू गिवन है v इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एनर्जी हमारे पास आ जाएगी v इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और इसको थोड़ा और सही से लिखें तो E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट पर जूल। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना काइनेटिक वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे और अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा। अब क्योंकि यहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो आपको काइनेटिक एनर्जी वाला ही फॉर्मूला लगाना है। तो वी नो दैट हमें मालूम है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट में 2me। मैंने इसको क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मुझे गिवन है। बोलो बात समझ में आ रही, यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, यही वैल्यू है।
6.63 इंटू 10 की पावर h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। नाउ डिवाइडेड बाय अंडर रूट में, देखिए यहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें मालूम है कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और काइनेटिक एनर्जी भी हमें मालूम है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। बस अब आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आपको मालूम है अच्छे से, और मुझे लगता है कैलकुलेटर यूज करना अब तक सभी स्टूडेंट को आ भी चुका होगा, क्योंकि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। और यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। देखो ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर ये आपके पास यहाँ पर v और आएगा, ये आपके पास न्यूमरेटर है, तो आपको क्या करना है इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है आप इसको देखो ध्यान से, वही वैल्यू तो सेम यहाँ भी आ रही है। इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 12.28 अपॉन में अंडर रूट वी। ये तो फॉर्मूला ही आ गया हमारा, और फॉर्मूला आना भी चाहिए था, फॉर्मूला आना भी चाहिए था, क्योंकि आपको यहाँ पर वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था, तो यहाँ पर वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस न्यूमेरिकल में एक्चुअल में ये फॉर्मूला ही वापस आ गया, और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर बस कंफ्यूजन इस वी का था, है ना। तो आप ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। तो यहाँ पर वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा वी इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, और उसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ ही एसोसिएटेड है, सब्जेक्टेड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस, और आपको यहां पर सीधे सीधे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। देखो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या है गिवन है, क्या गिवन है आपको यहां पर आपको गिवन है V की वैल्यू, और V कितना है V यहां पर आपके पास है 50 वोल्ट, और आपसे पूछा क्या है आपसे पूछा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो आप जानते हैं पहले से ही। तो यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या लगेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको मालूम है, और यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में, सॉरी एच अपॉन नहीं 12.28 अपॉन में अंडर रूट वी। अच्छा यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना भूल गया, नहीं तो आप फिर सोचेंगे कि आंसर कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा 12.28 इंटू 10 की पावर -10 मीटर आएगा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो आपने वैल्यूज पुट की है उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा मीटर में। लेकिन 10 की पावर -10 मीटर जो होता है वो एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, किसके बराबर होता है एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो यहां पर ये जो आपके पास आंसर आ रहा है, ये आंसर आपका इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखना इसकी यूनिट क्या रहेगी एंगस्ट्रॉम रहेगी। एंगस्ट्रॉम को कैपिटल ए और उसके ऊपर इस तरह से हम छोटा सा सर्कल बनाते हैं, इसका मतलब है एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर आपको मैं नोट करके ऊपर भी लिख देता हूं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने यहां पर इसको कन्वर्ट करके लिखा है, ध्यान देना, तो क्या करा है कन्वर्ट करके लिखा है, तो ये आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये आंसर भी आपका एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरा फॉर्मूला है, तो सीधी सी बात है ये एंगस्ट्रॉम में है, तो यहां पर अब हम V की वैल्यू को पुट कर देंगे, V की वैल्यू को हम यहां पर क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.28 अंडर रूट में V एंगस्ट्रॉम,
और मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर होगा, तो आप अपने कैलकुलेटर को उठाएं और इस वैल्यू को चेक करें ये वैल्यू कितनी है ना। अंडर रूट वी, अच्छा अंडर रूट वी में यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, अंडर रूट 50। तो जल्दी से कैलकुलेटर को उठाएं और इसको फाइंड करें कितनी वैल्यू आ रही है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए और वेरीफाई करिए क्या आपका आंसर सही है। तो ये वैल्यू आएगी 1.7366 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, दिस इज द वेवलेंथ। तो कितना आसान है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है, और पहले भी पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको न्यूमेरिकल करने। देखिए अगर आप चाहते हैं फिजिक्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आए, तो आपको न्यूमेरिकल जरूर करना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे न्यूमेरिकल में। और अभी अगर मैं बात करूं जो आपका अभी पेपर हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का जो पेपर हुआ है, उनका पेपर बहुत अच्छा आया था। क्यों अच्छा आया था? क्योंकि उनके पेपर में क्या आता है, जो सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से 3 करने होते हैं। तो वहां पर 5 में से जो 3 क्वेश्चन करने होते हैं, वहां पर बच्चे को तीनों न्यूमेरिकल ही करने पड़े। क्यों? क्योंकि सेक्शन बी के अंदर 5 न्यूमेरिकल थे। तो सोचिए जिस स्टूडेंट को न्यूमेरिकल आते होंगे, जिस स्टूडेंट को न्यूमेरिकल आते होंगे और उसने अगर तीनों न्यूमेरिकल कर दिए होंगे, तो वो वहीं पर पास हो जाएगा, क्योंकि 3 न्यूमेरिकल मतलब 21 मार्क्स, और 21 में आप पास हो जाते हैं। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो न्यूमेरिकल में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, इसलिए मैं आपको फिजिक्स के अंदर सभी कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। जितने भी डेरिवेशन है उसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, और न्यूमेरिकल जहां पर भी पॉसिबल होंगे हर जगह मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे कि आप सभी न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगेन एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब देखो यहां पर अल्फा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। मतलब यहां पर गिवन तो पहले की तरह हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही है। क्या गिवन है आपको यहां पर? आपको यहां पर गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन आप यहां पर इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है। प्रॉब्लम ये है कि यहां पर आप इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसका मतलब जो फॉर्मूला आपने यहां लगाया था, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर कौन सा पार्टिकल है? अल्फा, और ये फॉर्मूला केवल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड था। तो क्या करेंगे यहां पर? देखिए अब यहां पर 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। एक तो ये कि जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन से डबल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डबल होता है। अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल होता है। तो यहां पर जो आपका अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज कितना हो जाएगा? 2e ना हो जाएगा, 2e। और e मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये तो हो गया अल्फा पार्टिकल का चार्ज ना। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका मास होता है ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से 4 गुना मास होता है किसका? अल्फा पार्टिकल का। तो यहां पर अगर मैं मास पुट करूं प्रोटॉन का, तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, यानी कि 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। मैं सारे मास आपको लिखवा चुका हूं। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और ये न्यूट्रॉन का है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर क्यों पता चल गया? मास पता चल गया। हमें अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ निकालनी है, इसका मतलब हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करनी है इसकी, अल्फा पार्टिकल की। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? क्योंकि आपको चार्ज दिया है, मास दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आप यहां पर लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में, एच अपॉन अंडर रूट में 2m⁴ ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। देखिए ये रहा,
h अपॉन अंडर रूट में 2m/q_v। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है क्योंकि हमें वहां पर चार्ज भी दिया है ना, मास हमें पता है और पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, तो यहां पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा मैं यहां पर, ध्यान देंगे कितना आंसर आएगा। देखिए, तो लैम्डा इक्वल टू एच कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। टू मास कितना हो गया, मास ये रहा 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू, ये तो मास आया है ना, एम पुट कर दिया मैंने। क्यू कितना है 2 टाइम्स 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और क्या बचा, और यहां पर v कितना 200, तो यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 200। सारी वैल्यूज को मैं पुट कर चुका हूं और मेरे ख्याल से इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन बचती है जो आपको कैलकुलेटर से करनी है। तो कैलकुलेटर आप जानते हैं आपको अलाउ है, कैलकुलेटर का यूज करेंगे और ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, देखिए कैलकुलेटर को सीखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपके साथ में जो आपके दोस्त हैं जिनको कैलकुलेटर चलाना अच्छे से आता है, उनसे एक बार पूछ लो कि कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने दोस्त की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि वहीं पर आपको कैलकुलेटर चलाना ज्यादा अच्छे तरीके से आ सकता है। तो यहां पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो मैं यहां पर लिख देता हूं। इसका आंसर आएगा 0.00716 एंगस्ट्रॉम, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना, कैलकुलेट करने के बाद। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन। आपको यहां पर वेलोसिटी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, किसकी, न्यूट्रॉन की, हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और इस बार आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन है, ध्यान दे जरा यहां पर। तो आपको पहले ये देखो कि गिवन क्या है। तो आपको इस बार गिवन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसका मतलब आपको लैम्डा इस बार स्टार्टिंग में दे दिया। लैम्डा कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, और एक काम करते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, किसकी, न्यूट्रॉन की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन का मास लिख लूं क्योंकि न्यूट्रॉन का मास तो हमें पता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जितना प्रोटॉन का होता है उतना ही न्यूट्रॉन का होता है। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। हमसे पूछा कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी दोनों आ जाएंगे ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो ध्यान दीजिएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। देखो, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का यहाँ पर फॉर्मूला हमारा होगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। आप यहाँ देखो, हम एकदम स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रॉन पार्टिकल है, न्यूट्रॉन के लिए स्पेशली कोई फॉर्मूला हमने ड्राइव किया नहीं है। दूसरी चीज, हमसे यहाँ पर वेलोसिटी पूछी है, वेवलेंथ हमें गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, h 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहां से अब आप वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। देखिए वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। अच्छा, यहां पर मैंने अभी लैम्डा को पुट नहीं करा, लैम्डा को भी आपको यहां पर पुट कर देना है। लैम्डा कितना था, लैम्डा हमारे पास है 10⁻⁻10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें और यहां से v को फाइंड करें। तो v इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 10⁻10 इंटू 1.67
इंटू 10 की पावर माइनस में 27, और यहां से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। और इस वेलोसिटी को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वेलोसिटी का आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं आपका, ये आएगा 3.96 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। और देखिए जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफी कम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आगे आएगा आगे क्वेश्चन में, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास है तो फिर वहां पर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अप्लाई करते हैं, जो मैंने आपको कॉम्पटन इफेक्ट में भी बताया था। बताऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं आगे क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास इस पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी आ गई। बात समझ में आ रही है? अब आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है, अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1/2 mv²। अब एक बात बताओ, m आपके पास है, v आपके पास है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। मास कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। वेलोसिटी कितनी है? 3.96 इंटू 10 की पावर 3, और इसका करना हमें होल स्क्वायर। अब मुझे लगता है कैलकुलेटर से आप इसको बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आपकी एनर्जी आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कितनी एनर्जी आएगी, 1.309। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आपका आंसर यही आ रहा है 1.309 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। 10 की पावर में माइनस 20 जूल, ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो आपका आंसर आया एंगस्ट्रॉम में आया है ना, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, इसमें आएगा मीटर में। लेकिन अगर आप उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका आंसर ये आएगा। और मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। बस इसका यूज करना है आपको, और इसका यूज करके आप अपने आंसर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये आंसर आपका मीटर में आएगा। इसको आपको क्या करना है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना। क्लियर है? इस कन्वर्जन से आगे चलते हैं और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन। यहाँ पर प्रोटॉन की बात हो रही है, तो प्रोटॉन के लिए भी हमने कोई स्पेशल फॉर्मूला तो ड्राइव नहीं किया है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए किया था विद वेलोसिटी। और प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो 1/20 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। इसका मतलब आपको यहाँ पर गिवन क्या है, जरा उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपको गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है, देखिए यहाँ पर आपको गिवन है कि जो वेलोसिटी है प्रोटॉन की, तो हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 1/20 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें गिवन। देखिए जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास है तो वहां पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगती है ना। देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या कहा गया था कि जो किसी भी पार्टिकल का मास होता है, पार्टिकल का जो मास होता है वो मोशन में चेंज होता है। अगर पार्टिकल मोशन में है तो उसका मास चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको कॉम्पटन इफेक्ट के टाइम पर भी बताया था लास्ट लेक्चर में। अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो मोशन में पार्टिकल का जो मास है वो चेंज होता है ना। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पार्टिकल का मास केवल तभी चेंज होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास होगी। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप अपने आप को कंसीडर करें और आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो आपका क्या मास चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत कम है। हम तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास है तो उसका मास चेंज होता है। तो यहां पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 120 टाइम है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो क्या ये आसपास है? अगर देखा जाए तो वैसे आसपास तो नहीं है, काफी दूर है, लेकिन फिर भी अगर हम मान लें कि आसपास है तो हम यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अप्लाई कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला अप्लाई करें या ना करें, आंसर सेम आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में दिया है, कौन सा क्वेश्चन मैं एक बार आपको दिखा देता हूं।
डीपीपी का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी। देखो ये प्रोटॉन की वेलोसिटी है, और इस बार जो प्रोटॉन की वेलोसिटी है वो काफी पास में है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ और ये 2 × 10⁸। इसका मतलब इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में अगर आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला नहीं लगाया तो इसका आंसर गलत आएगा। बात समझ में आ रही है? अभी जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दोनों से आंसर लगभग सेम आएगा। लेकिन मैं यहां पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा। देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या कहा गया था कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है और उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास है तो उसका मास चेंज होगा। और किस तरह से चेंज होगा, देखिए m = m0 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, मास इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस v² अपॉन c²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। इस फॉर्मूले का मतलब ये है, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर आसपास है तो उसका मास चेंज होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो m0 है ये पार्टिकल का रेस्ट मास है जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और जो ये m है ये पार्टिकल का वो मास है जो कि मोशन में है। तो इस फॉर्मूले का यूज करना है आपको अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास है तब। अब जरा यहाँ पर ध्यान से समझ, इसका मतलब प्रोटॉन का मास हमें मालूम है, लेकिन प्रोटॉन का जो मास हमें मालूम है वो रेस्ट मास है, यानी कि वो m0 है, हमें m निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हाँ ये हमें गिवन है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन देखिए यहाँ पर हमारे पास हमें मास भी पता है प्रोटॉन का और हमें वेलोसिटी भी पता है, तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना चाहिए m/v, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला था, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो m है, इस m का फॉर्मूला वो पुट कर देता हूं मैं, तो देखिए कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m0 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c² और इंटू में v। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये उठ के ऊपर चला जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से हमारे पास आएगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m0v इंटू अंडर रूट में 1 माइनस v² अपॉन c²। और देखो आपको सारी वैल्यूज गिवन है, सबको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, लैम्डा इक्वल टू h कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई प्रोटॉन का मास, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू वेलोसिटी 1/22। एक मिनट, यहां पर हमने पुट किया था मास का फॉर्मूला, तो m0 इंटू वी, तो यहां पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी 1/20 टाइम्स ऑफ सी। देखिए वेलोसिटी है 1/20 टाइम ऑफ सी, और सी कितना होता है, सी आपके पास होता है 3 × 10⁸। क्यों पुट करा मैंने यहाँ पर सी, क्योंकि सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ 1/20 इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अभी अंडर रूट वाला पार्ट रह गया, अंडर रूट में 1 माइनस वी कितना है भाई, वी हमारे पास 1/20 सी है, देखो इसको पूरा मत पुट करो, 1/20 सी पुट करो, तो वी हमारे पास है 1/20 सी, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे c² पहले से लिखा है। बोलो बात समझ में आ गई। देखिए v की जगह तो पुट कर दिया 1/20 सी का स्क्वायर, और c² नीचे इसके पहले से। इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिखूं तो ये आ जाएगा लैम्डा
6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू में 1/20, और ये 1/20 को आप चाहें तो ऊपर भी ले जा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ऊपर ले जाता हूँ, इंटू में 20, और यहाँ पर बचेगा 3 इंटू 10 की पावर 8। अंडर रूट में देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस, देखो ध्यान से देखो, सी स्क्वायर ऊपर भी है, सी स्क्वायर नीचे भी है, तो ये बचेगा 1/400। बस अब आपको अपना कैलकुलेटर उठाना है और कैलकुलेटर से इसको वैल्यू को फाइंड कर लेना है, और कैलकुलेटर से जब आप इस वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी। मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर आएगा 0.000264 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना, कन्वर्जन करने के बाद आना है, आपको वेवलेंथ हमेशा एंगस्ट्रॉम में ही फाइंड करनी है ना। मीटर में भी छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि मार्क्स कटेंगे, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप एंगस्ट्रॉम में फाइंड आउट करें। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका स्टार्टिंग में आंसर ये नहीं आएगा, स्टार्टिंग में आंसर यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा 2.64 इंटू 10 की पावर -14 आएगा, उसको आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, न्यूट्रॉन की, है ना। हैविंग काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, कितनी गिवन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, और ये गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझिए, इस बार आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, इसका मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो यहां पर भी अप्लाई हो सकती है। कैसे पता चलेगा कि हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यहां पर अप्लाई करना है या नहीं करना है? तो ध्यान दो, यहां पर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है। आप एक काम करिए, न्यूट्रॉन की रेस्ट मास की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको फाइंड कर लीजिए। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना ना। देखिए रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। भाई सीधी सी बात है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब है भाई ये भी तो हो सकता है कि न्यूट्रॉन की जो वेलोसिटी हो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास हो, है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट के क्या हो, आसपास हो। तो हम एक काम करते हैं, इस न्यूट्रॉन की एनर्जी निकालते हैं। मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो लाइट के बराबर है। तो अगर न्यूट्रॉन की वेलोसिटी लाइट के बराबर है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, तो हमारे पास जो रिलेशन होती है इक्वल टू mc स्क्वायर, इक्वल टू mc स्क्वायर, इससे हम इसकी रेस्ट मास एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्या होती है, तो रेस्ट मास एनर्जी, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास आप अच्छे से जानते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही? और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देखिए, यहाँ पर ये पावर 27 है, यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें, तो आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। 10 की पावर में नेगेटिव पावर आएगी, उसके बाद आप उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। देखिए ये जो एनर्जी आपकी यहाँ से आएगी, ये एनर्जी आपकी आएगी जूल में, इसमें आएगी जूल में आएगी। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि ये एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको मिले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो देखिए 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखो ये एनर्जी आपकी जूल में है, और आपको कंपेयर किसके साथ करना, ई के साथ। ये एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड कर ले। देखो दो तरीके हैं, या तो आप इसको जूल में कन्वर्ट कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करके, है ना, और फिर आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये कि आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो।
तो देखो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, और अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करने के बाद जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये जो एनर्जी है आपके पास, ये एनर्जी देखिए कितनी आएगी। कैलकुलेटर का यूज करें और इसको फाइंड करें तो ये एनर्जी आपके पास आएगी, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये आएगी 93,9375000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा ध्यान दो, ये न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है, सॉरी ये न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है, और ये वो एनर्जी जो क्वेश्चन में गिवन है। तो आप जरा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों वैल्यू आसपास हैं? ये वैल्यू आसपास नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। इसका मतलब यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई नहीं होगी, न्यूट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे तो इग्नोर्ड रिलेटिविस्टिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। तो इग्नोर रिलेटिविस्टिक थ्योरी या रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट। बोलो बात समझ में आ रही? इसलिए हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। तो ध्यान देना इस न्यूमेरिकल में कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो आप पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी निकालेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों की एनर्जी आसपास है तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाएंगे, और अगर आसपास नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। और अब देखिए कितना आसान है, हमें वेवलेंथ निकालनी है। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो ध्यान दीजिएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी आएगी। तो यहां से हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हम लगाएंगे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और वैल्यू को कर देंगे सब्स्टिट्यूट। तो वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पर, एच हमारे पास है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। हमें यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी थी, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई यहाँ पर हम इसको करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर, यहाँ पर हमें वेलोसिटी तो गिवन नहीं है तो शायद हमें यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हमें एनर्जी गिवन है, कौन सी गिवन, क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, और यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे h अपॉन अंडर रूट में 2me, और वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी गिवन है ना। तो h कितना है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 2, और मास कितना है, मास हमारे पास यहाँ पर है, अच्छा मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें पुट करना है, तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 मल्टीप्लाई बाई एनर्जी। अब देखिए एनर्जी कितनी है यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको कन्वर्ट करके लिखना होगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1.67 इंटू 10 की पावर -19 जूल। यहाँ पर पुट कर देंगे 1.67 इंटू 10 की पावर में -19 जूल, और उसके बाद यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, लैम्डा आ जाएगा, जिसका आंसर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी 0.287 एंगस्ट्रॉम। ये इसका फाइनल आंसर, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से सभी न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार इनको प्रैक्टिस करें आप लोग, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर बेस्ड मैंने यहाँ पर जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं सारे आपको करा दिया, हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको करा दिया है, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस में भी 4 न्यूमेरिकल दिए हैं। चारों के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार प्रैक्टिस करें, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज और बची है, उनको भी समझ लेते हैं, जो कि
कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी हैं। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से 2 क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव। तो मैटर वेव की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मैटर वेव मतलब जो हमारे डी ब्रॉगली वेव्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैटर वेव्स कहते हैं। यानी कि जितने भी मूविंग पार्टिकल होते हैं सबके साथ में जो वेव एसोसिएटेड होती है उसको हम कहते हैं मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स की आपको प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे हमारे पास वेव मैटर की जो वेव की जो वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब देखो इसी फॉर्मूले से हमें दो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग की इसी फॉर्मूले से हमें समझ में आ जाएंगी। देखो कैसे, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं यहां पर देखिए एच तो कांस्टेंट है, अगर मैं वेलोसिटी को भी पार्टिकल की कांस्टेंट कर दूं तो वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मास के ऊपर। सीधी सी बात है, अगर पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। अगर हम एच और वी को कांस्टेंट कर दें तो एच तो पहले से ही कांस्टेंट है, अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दूं तो वेवलेंथ मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो देखिए क्या लिखा पहला पॉइंट, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद लाइटर पार्टिकल इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद हेवियर पार्टिकल। मतलब लाइटर पार्टिकल की वेवलेंथ ज्यादा होगी, हेवियर पार्टिकल की वेवलेंथ कम होगी। तो वो तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अब अगर हम मास को कांस्टेंट कर दें तो सीधी सी बात है वेवलेंथ डिपेंड करेगी वेलोसिटी पे। तो अगर वेलोसिटी पार्टिकल की ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। देखो वही आपका सेकंड पॉइंट है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद स्लो मूविंग पार्टिकल इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फास्ट मूविंग पार्टिकल। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हमारी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो क्या हमारे साथ भी वेव एसोसिएटेड होगी, हाँ बिल्कुल एसोसिएटेड होगी, लेकिन हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी वेलोसिटी बहुत कम है। तो जो मैटर वेव है वो केवल एटॉमिक पार्टिकल में ही फाइंड आउट की जाती है, क्योंकि एटॉमिक पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कंसिडरेबल वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट एक बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए किस तरह से पूछा गया था बता देता हूं। इसमें यह कहा गया था, हमसे पूछा गया था कि ऐसा क्यों है कि जो मूविंग पार्टिकल है केवल मूविंग पार्टिकल के साथ ही वेव एसोसिएटेड होती है, स्टेशनरी पार्टिकल के साथ में वेव एसोसिएटेड नहीं होती है, ऐसा क्यों है, ये हमसे पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर आपको क्या देना था। देखिए अगर पार्टिकल स्टेशनरी है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। और ध्यान दीजिएगा अगर मैं यहां पर वेलोसिटी को जीरो पुट कर दूं तो वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट जो है वो कोई डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है, दैट इज इनडिटरमिनेट। तो अगर आप वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं तो लैम्डा इनफाइनाइट आ जाएगा, इसका मतलब वेव बिकम इनडिटरमिनेट, इसका मतलब वेव पॉसिबल नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है। और अगर आप वेलोसिटी को इनफाइनाइट कर दें तो वेवलेंथ आ जाएगी जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल मोशन में है तभी वेव एसोसिएटेड होगी, अगर पार्टिकल स्टेशनरी है तो वेव एसोसिएटेड नहीं होगी। तो आपको केवल इतना सा आंसर लिखना था। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द मैटर वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। जो मैटर वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप पहले बहुत डिटेल में पढ़ भी चुके होंगे, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और आगे चल के भी पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 2 और 3 में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती है। बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, द मैटर वेव आर जनरेटेड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल एज वेल एज मूविंग न्यूट्रल पार्टिकल। जो मैटर वेव होती है वो चार्ज पार्टिकल से भी प्रोड्यूस होती है और न्यूट्रल पार्टिकल से भी प्रोड्यूस होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ओनली एसोसिएटेड विद मूविंग चार्ज पार्टिकल। आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। मैटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार 2 नंबर में पूछा जा चुका है। तो बहुत सिंपल सिंपल से डिफरेंस है, आपको एक बात देखते ही सब समझ में आ जाएंगे। देखिए मैटर वेव आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल एंड डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। जो मैटर वेव है वो मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है और चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, यानी कि चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। तो एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैटर वेव डू नॉट हैव एनी एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मैटर वेव के साथ में कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड नहीं होता है, जबकि इनके साथ में होता है। क्लियर है। मैटर वेव डू नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। मैटर वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सनलाइट जो सन रेडिएशन है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और आप अच्छे से जानते हैं कि सनलाइट वैक्यूम से भी पास होती है। द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज जनरली लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैटर वेव की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से जनरली कम होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट होती है, बराबर होती है। तो मेरे ख्याल से आपको सारे डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर ये समझ में आ गए हैं तो उसके बाद आप इन न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना अच्छे से। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव वो कंप्लीट हो गया। तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव में जितना मैंने आपको ये कराया है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको ये टॉपिक 100% करा दिया है, ठीक है ना। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करें, सिंपल टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो अभी आप जो मैंने आज पढ़ाया इसको रिवाइज करिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसमें हम पढ़ेंगे डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जहां पर ये प्रूव करेंगे कि जो मूविंग पार्टिकल है उसके साथ में वेव एसोसिएटेड होती है। क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच।